सामने देखिएगा गाइस, सारे के सारे। जस्ट मुझे एक बार वॉल्यूम हाई कर लो सबकी। अब यहां देखो क्या टॉपिक है गाइस हमारा। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी चैप्टर। अगर आप देखोगे यूपीएससी का जो जीएस पेपर 3 है, जीएस पेपर 3 उसका पार्ट जुड़ता है काफी ज्यादा। आपके एसए में बहुत बार पूछते हैं। आपका एथिक्स का पेपर, उसमें इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और आपका जीएस पेपर 1 सोशल इश्यूज में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। बताऊंगा सिलेबस के बारे में। अभी पहले कहानी समझते हैं, कुछ तथ्य समझते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। गाइस मैंने क्या बोला, इंडिया जिसकी एरिया है 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो बताइए हिंदुस्तान का 32,87,000 क्या है, एरिया है। यहां पर पॉपुलेशन कितनी है, 142 करोड़। इस तरफ आ जाओ, कनाडा। कनाडा का एरिया कितना है, 99 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का 32 है, कनाडा का कितना है, 99 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और कनाडा की पॉपुलेशन कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़। यस। नाउ कम टू द यूएसए। यूएसए का एरिया अप्रोक्सीमेटली अराउंड 95 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड एरिया है, 95 लाख स्क्वायर किलोमीटर। वट वही गाइस, आपको मेरी आवाज आ रही थी, सुना ना, आवाज आ रही थी मेरी, विनीत आवाज आ रही मेरी? पहले ज्यादा आ रही थी कि अब ज्यादा आ रही है? सेम लग रही है। फिर ठीक है, बच गए, बट मुझे पता वो नहीं आई होगी। 95 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब गाइस यूएसए का 95 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया तो है, लेकिन पॉपुलेशन कितनी है, 32 करोड़। मींस अगर इंडिया का यूपी, यूपी जो स्टेट है इंडिया की, अगर इसकी बात करूं तो अकेले यूपी की पॉपुलेशन कितनी है, 22 करोड़। और अकेले महाराष्ट्र की पॉपुलेशन कितनी है, 10 करोड़। तो 22 और 10 होते हैं 32। गैस हमारी सिर्फ दो स्टेटों की पॉपुलेशन अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन के बराबर है। यस और नो? इसका मतलब सिनेरियो क्या दिख रहा, आज हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। यस और नो? बड़े आराम से समझेंगे। मैं कुछ रिपोर्ट्स डिस्कस करूंगा। एनएसएसओ के द्वारा जो सर्वे की रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। और क्यों ये बन रही है, क्या कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कैसे कर सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी एक ऐसा कारण है। अभी गाइस उसके करंट एग्जांपल अगर देखेंगे तो न्यूज़पेपर पे कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं रिलेटेड टू रोवेन कटरा, जहां पर टेक्नोलॉजी आने के कारण कुछ लोग क्या हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। यस और नो? देयर आर मेनी अदर थिंग्स। क्या ऐसी चीजें हैं, तो उसके बारे में आज का इस कहानी समझते हैं। गैस हिंदुस्तान जिसका एरिया सिर्फ 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर है, पॉपुलेशन 142 करोड़। कनाडा हमसे कितने हैं, 3 गुना से भी ज्यादा एरिया। यस और नो? पॉपुलेशन कितनी, 4 करोड़। हम 142 करोड़, वो कितने हैं, 4 करोड़। इसका मतलब गाइस थिंग्स आर नॉट फाइन, situation will be tense, and how to understand, how to curtail that, how to do that, let's go to a chapter that is unemployment and poverty। आज का जो चैप्टर है गाइस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, वो किसके रिलेटेड है, तो आज आपको कुछ कहानी समझाता हूं। वो कहानी गाइस यूं है, स्टार्टिंग से चलते हैं। 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, यस और नो? 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 से पहले की गाइस अगर बात करूं तो हमें पहले ही पता लग गया था कि हिंदुस्तान को आजादी मिल रही कब, 1946 में। तो आप लोगों को पता होगा 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू किया था। यस और नो? कब, 9 दिसंबर 1946। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कब हुआ, 26 नवंबर 1949 में कंप्लीट हो गया। यस और नो? और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट तो हो गया, लेकिन इंप्लीमेंट कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया गया। इंप्लीमेंट बोल लो और एनफोर्स बोल लो, कहानी जुड़ रही है।
यहां इसे क्या बोला गया, इनेक्ट कब हुआ था, ठीक है, और एनफोर्स कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। बोलो यस और नो। राजवीर, डू प्रोवाइड विद द वाटर। अरेंज, समझ लगी कि नहीं। तो व्हाट आई मेंट टू से गाइस, ये आप लोगों को आइडिया लगा होगा मैंने क्या बताया। अगर 1900 बने रहिएगा गाइस, जितने भी बच्चे हैं, आज आपको स्टोरी सुनाऊंगा, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, लिखना कैसे, कंटेंट बिल्डअप कैसा होता है, समझ लगी। 1947 में हिंदुस्तान आजाद होता है, और उसकी आजादी के बाद की अगर मैं बात करूं गाइस, तो हमें क्या देखने को मिला, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और 49 को कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, 50 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ, इंप्लीमेंट हो गया। और आगे अगर नेक्स्ट बात करें, तो क्या गाइस साथ साथ में देखने को मिला, 1951 में इलेक्शंस करवाई जाती है, और इलेक्शन जैसे करवाई जाती है तो हिंदुस्तान में पहले जो प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं दैट इज पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं पंडित नेहरू, विद ड्यू रिस्पेक्ट। पंडित नेहरू जी जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो गाइस गेस व्हाट, उस टाइम पे कितने लोग जॉब ढूंढ रहे थे, हाउ मेनी पीपल वर सीकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट दैट टाइम। शॉकिंग न्यूज बताऊं, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 830। कितना बोला मैंने, 830 लोग, 830 लोग हिंदुस्तान में। जब पहली बार नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन जब सेटअप किया जा रहा था, तो कितने लोग जॉब्स ढूंढ रहे थे, ओनली 830 अप्रोक्स, टोटल पूरे इंडिया में। कुछ समझ लगी। देखो सिनेरियो बनाते हैं ये, गाइस अगर 830 लोग, 830 लोग क्या कर रहे थे, जॉब ढूंढ रहे थे, तो गाइस क्या देखने को मिला, 1950 से लेके 1956 टिल सेकेंड प्लानिंग कमीशन। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन कब बना था बताओ, जैसे नेहरू जी जीत कर आते हैं, तो 5 साल के लिए, मतलब 51 से लेके 56 के बीच में सरकार के 5 साल कंप्लीट हो गए, 5 इयर्स। और आज गाइस जिसको आप लोग नीति आयोग बोलते हो, पहले नीति आयोग की जगह क्या होता था, प्लानिंग कमीशन होता था, जो 5 साल, मतलब 5 साल प्लानिंग कमीशन क्या होता है, जिनको नहीं आइडिया गाइस सामने देखो, प्लानिंग कमीशन होता है, प्लानिंग कमीशन होता है जो क्या करेगा, प्लान करेगा, व्हाट व्हाट प्लान दे विल डू, कि पूरे हिंदुस्तान में सरकार के 5 साल के अंदर कितने आईआईटीज बनेंगे, आईआईएम बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, रोड्स बनेंगी, कितने ब्रिजेस बनेंगे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रॉ होगा, यस और नो। ये 5 साल का पूरा प्लान किया जाता है, इसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। हर प्रधानमंत्री के नए कार्यकाल में, मतलब हर प्रधानमंत्री के 5 साल में एक 5 ईयर का प्लानिंग कमीशन बनता था। उस 5 ईयर में हर ईयर पे प्लान होता था कि कितना पैसा खर्चा जाएगा और किस पर्टिकुलर चीज के लिए, यस और नो। जब आपको गाइस ये समझ लगी, तो मैंने बोला कि गाइस 1951 जब पंडित नेहरू जी फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उस टाइम पे कितने लोग जॉब ढूंढ रहे थे, 830। जैसे गाइस 1956 सेकंड प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, तो हिंदुस्तान में अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन जॉब ब्रैकेट के अंदर लोग आ गए। कितने, हाउ मेनी जॉब सीकर्स, 5 मिलियन। अगर मैं इसको डाटा को थोड़ा और रिलेट करके बताऊं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Yes. After second planning commission, approximately around 5 million people were looking for the job. They were the job seekers. 5 million. What is 1 million? 1 million is 10 lakh. 1 million is 10 lakh. और 5 million कितने हो गए? 50 lakh. 50 lakh. 50 लाख। गाइस सेकंड प्लानिंग कमीशन के बाद क्या देखने को मिला? एवरी ईयर 56 के बाद 57 में every year 2 millions new people were adding. 1956 के बाद क्या देखने को मिला?
हर साल कितने 2 मिलियन लोग और एड ऑन हो रहे थे। अगर गाइस मुझे बताओ 1956 आते आते अगर वो लोग अगले कितने दिन 1961 तक 1956 से 19 मतलब नेहरू जी जब पहले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने तो तब 830 लोगों को देखने को मिला। नॉट 830 उस टाइम पे थे, ऑफ कोर्स 1951 में जब देखा गया तो 830 ही लोग। जब नेहरू जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो 1951 में कितने लोग जॉब ढूंढ रहे थे? 830। जैसे नेहरू जी के 5 साल कंप्लीट हुए 1956 में नेहरू जी सेकेंड टाइम यू नो एक एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं हिंदुस्तान के, तो उनके सामने कितने लोग जॉब ढूंढने लगे? 2 मिलियन। व्हाट इज 2 मिलियन? सॉरी, कितने लोग ढूंढने लगे? 5 मिलियन। हाउ मच इज 5 मिलियन? 50 लाख लोग क्या करने लगे? जॉब ढूंढने लगे। गाइस बात यहां पर नहीं रुक रही थी, यहां पर और रिपोर्ट ने क्या बताया कि 1956 से लेके हर एवरी ईयर कितने लोग जॉब पूल में एड अप हो रहे थे? 2 मिलियन। कितने लोग? 20 लाख लोग हर साल एड अप हो रहे हैं। यस और नो? और कहानी गाइस आते आते चलते चलते ऐसी होगी 1961 में। इन 1961 अगर मैं पेन का कलर चेंज करके आपको इसकी थोड़ी कहानी को और विस्तार से बताऊं, 1961 में गाइस गवर्नमेंट के द्वारा कितनी जॉब क्रिएट की पाई? लेकिन जॉब लेने वाले कितने थे? कितने चले गए? हर साल अगर 2 मिलियन एडअप हो रहे हैं तो कितने हो गए? 2 5 जा 10, 10 तो ऐसे ऐड हो गए 10 मिलियन। और पहले कितने थे? 5 मिलियन। तो टोटल 1961 आते आते कितने लोग हो गए गाइस? 15 मिलियन लोग क्या कर रहे थे? जॉब ढूंढ रहे थे। व्हाट इज 15 मिलियन? 1.5 करोड़। लेकिन कितनों को जॉब मिली? 20 लाख। तब भी था कंपटीशन। आप लोग बोलते कि मेरे पिताजी सर सरकारी नौकरी मिल गई जम्मू कश्मीर में, इसलिए मिली भाई जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़ 80 लाख के करीब अप्रोक्सीमेटली। कुछ लोग तो 1.5 लाख बोलते हैं। उस 1.5 लाख में से बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है? तो उसकी बात होती है। तुम्हें पता क्या होता है? ये सामने देखो सारे। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कैलकुलेट होता है पहले ये देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे रहता है? हाउ टू कैलकुलेट अनएम्प्लॉयमेंट? हाउ टू कैलकुलेट अनएम्प्लॉयमेंट? आज गाइस हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? सारे ऑनलाइन जितने बंदे बैठे हैं, तानिया, सुनैना, विनीत, मेरी आवाज आ रही क्लियरली? विनीत, विनीत, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? व्हाट्स द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? 142 करोड़। देखते जाना। ये सर नो? अब मुझे बताओ 142 करोड़ अगर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है तो क्या सारे के सारे जॉब ढूंढ रहे हैं? क्या मेरे दादाजी भी ढूंढ रहे हैं? मेरी दादी भी ढूंढ रही है? नो। इसका मतलब आज अगर मैं करंट डाटा के मुताबिक बताऊं 142 में से गाइस 100 करोड़ लोग कौन है आउट ऑफ 142 करोड़? वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है 15 ईयर्स टू लेके 60 ईयर्स के बीच में। दिस इज 15 ईयर से लेके 60 साल की उम्र तक के जो लोग होते हैं इनको वर्किंग एज पॉपुलेशन बोला जाता है। यस और नो? इससे आगे तो 60 के बाद हम रिटायर्ड मानते हैं। बोलो हाँ या ना? तो 142 करोड़ में से हिंदुस्तान की वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़। नहीं समझ लगी? हिंदुस्तान में अगर टोटल पॉपुलेशन हिंदुस्तान की 142 करोड़ है तो उसमें से वर्किंग एज पॉपुलेशन की, वर्किंग एज मतलब 15 साल से 60 साल के जो लोग हैं, जो वर्किंग एज के जो लोग हैं वो कितने हैं? अराउंड 100 करोड़। यस और नो? इसका मतलब जो बाकी 42 करोड़ है इसमें बच्चे भी हैं, चाइल्ड, जो 15 साल से कम उम्र के हैं। यस और नो? और इसमें वो भी लोग हैं जो 60 साल से अबव एज के हैं। हिंदुस्तान में 65 ईयर से अबव लोग और 70 ईयर से अबव लोग कितने हैं? 7%। पता तुम्हें? यस। अगर मैं एक और डाटा आप साथ में बताऊंगा, इस हिंदुस्तान में 65% जो पॉपुलेशन है इंडिया की 142 करोड़ में से 65% हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो पता कितने कौन से लोगों की है? जो 25 ईयर से कम के हैं।
हिंदुस्तान की 65% 60 से ज्यादा परसेंट पॉपुलेशन 25 साल से कम के लोग हैं, मतलब आप सारे। इसलिए हिंदुस्तान को क्या बोला जाता है? वर्ल्ड का यंगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यस और नो? अगर और बताओ, हिंदुस्तान की 75% पॉपुलेशन कौन है? 75 से ज्यादा 76 लगा लो, जो 35 ईयर से कम के एज के हैं। मतलब 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज बिलो हाउ मच? 35 years of age. I'm also included in it. शौक लग रहा कैसे कर रहे ना, चुप ही हो गए। शौक लग रहा तुम सबको, समझ लगी कि नहीं? अब गाइस, अगर ये तुम्हें डाटा लिख ली, इसको लिख लिया करो डाटा, बिकॉज आंसर राइटिंग में आपको मदद आएगी। अब गाइस, हाउ टू कैलकुलेट द अनएम्प्लॉयमेंट? 142 करोड़ में से 100 करोड़ वो लोग हैं जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है। बोलो हाँ या ना? अब मुझे बताइए, 100 करोड़ में से कोई ऐसे हैं हमारे इसकी तरह, रजौरी की तरह? रजौरी कहता है हमारा, रजौरी का नाम क्या है? सचिन। सचिन कहता है कि सर मेरे को नहीं जॉब जॉब करनी, आई जस्ट वांट टू बी फ्री, आई वांट टू फ्री लाइक बर्ड सर, आई कैन ट्रेवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड with my car, having diesel in it or the petrol in it, having some mountainous, trekking bags with me, cool stuff, stove लेके चले जाओ और बाहर के ट्रैकिंग में खाना बनोगा, कोई नौकरी नहीं करनी। तो गाइस मुझे बताओ, आज हिंदुस्तान में 15 साल से 60 साल के जो लोग हैं, जो वर्किंग एज में गिने जाते हैं, वो 100 करोड़ है। मान लिया, क्या 100 करोड़ में से सारे लोग जॉब ढूंढ रहे हैं? कुछ तो वो भी होंगे जो क्या बोलेंगे, हमें घर पे रहना है, बेला रहना है, कुछ नहीं करना चाहते। क्या इसमें गलत बात है? मर्जी है, यस और नो? इस 100 करोड़ में से गाइस, अगर मैं ये तुक्का मारूंगा, 100 करोड़ में से सपोज कर लो 30 करोड़ लोग कहते हैं, 30 करोड़, कि हमें जॉब नहीं करनी। क्या नहीं करनी? जॉब नहीं करनी, यस और नो? इस 100 करोड़ में से कितने लोग जॉब वाले, कितने लोग जो है जॉब देख रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं? जो जॉब देख रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, कितने हैं? इस 70 करोड़ में, सुनते जाना, इस 70 करोड़ में 30 करोड़ लोग वो हैं, सपोज कर लो, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब सीकर्स। और इस 70 करोड़ में बाकी कितना बचा? 50 करोड़ वो है जिनकी जॉब लगी हुई है, इंप्लॉयड है। तो गाइस, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कैलकुलेट होती है? 70 पे 30 कितना हुआ परसेंटेज में? जितना हुआ, दैट इज योर अनएम्प्लॉयमेंट। जॉब सीकर्स को लेना है, जो जॉब सीक कर रहे हैं उसको हमने। जॉब सीकर कितने? इतने कितने में से तुमने किस में से निकालने? दोनों में से। दोनों कौन थे इसमें? जॉब सीकर भी थे, प्लस इनमें जॉब इंप्लॉय, मतलब इंप्लॉयड भी थे, जो ऑलरेडी इंप्लॉयड है। आपको दोनों को नीचे रखना है। इन दोनों में से ये कितना है जो जॉब देख रहे हैं? इसका मतलब हिंदुस्तान में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। इतनी तो ये ऑफ कोर्स मैंने तुक्का मारा है, कैलकुलेट करने का तरीका ये है, समझ लेगी कि नहीं? डाटा जो है मैंने ऐसे किया, यहां तक का डाटा एग्जैक्टली रियल डाटा है। हिंदुस्तान में वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी आज की डेट में? अराउंड 90 to 100 करोड़ है। और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकाली जाती है, कैसे पता लगता है हिंदुस्तान में या कहीं पर भी कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है? आपने क्या कैलकुलेट करना है? जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन देखो कितनी है, उसको अपॉन में रखो। ऊपर किसको रखना है? जो लोगों को जॉब चाहिए, वो करो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? 3 10 जब 300 डिवाइडेड बाय, तो कितना आएगा? 40 समथिंग। तो लगा लो, चलो 40 समथिंग क्या है हमारी? 40% अनएम्प्लॉयमेंट है। चलो जितना भी आया तुम कैलकुलेट कर लो इसको, 42 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है, समझ लगी? अगर आप बोलोगे कि सर जम्मू कश्मीर में एक डाटा ने, सर्वे ने रिपोर्ट दिया, सुनैना समझ आया? सुनैना, अभी अगर कोई एक डाटा रिपोर्ट आया, सपोज करो अगर अभी कोई अगर डाटा रिपोर्ट आती है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट 21% है, तो गैस इसका मतलब क्या है? 21% मतलब क्या हुआ?
हिंदुस्तान को क्या है, इंटू 100 अपॉन, हिंदुस्तान में पहले तो ढूंढो, सॉरी जम्मू कश्मीर में पहले ढूंढो कितने लोग जो हैं जो वर्क कर भी रहे हैं और जो अनएम्प्लॉयड है, दोनों, जो वर्क कर रहे हैं और कुछ अनएम्प्लॉयड है, वो ऊपर कौन आएगा, जो अनएम्प्लॉयड है, यू एन अनएम्प्लॉयड, जो वर्किंग है वो डब्ल्यू। समझ लगी कि नहीं? दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। समझ लगी, आइडिया लगा हाउ टू कैलकुलेट दिस क्या है? अब गैस कहानी सिर्फ यहां नहीं रुकती है। पहले बताओ इसमें किसी को डाउट है? ऑनलाइन जो हमारे बच्चे बैठे हैं, किसी बच्चे को कोई डाउट? कुसुम, सर 100 दोनों का के 100 करोड़ वो हैं जो इस एज से बिलोंग करते हैं। जो हिंदुस्तान में 15 साल से 60 साल की उम्र में जो लोग हैं वो कितने हैं? आउट ऑफ 142 करोड़ 100 करोड़ है। और एक्स्ट्रा जो 42 करोड़ है वो तो जा 60 साल से अबव एज के हैं, या 15 ईयर से कम उम्र के हैं। ये लगी समझ? समझ लगी नहीं? ये ऐसे के लिए भी आएगा, एथिक्स पेपर में भी आएगा, और आपके जीएस पेपर 3 का तो मेन पार्ट है ही है, 1 में भी कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। सर्वे अभी पढ़ाऊंगा वो। एनएसएसओ सबके घर पे जाता है, पता तुम्हारे घर पे कभी आया कि नहीं आया? आज आप देखना गाइस, एनएसएसओ के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तुम्हारे घर पर एक बंदा जाता है या बंदी जाती है, जो भी जाती है, ये 2-3 बंदों का ग्रुप जाता है। उनके साथ एक पंचायत असिस्टेंट पक्का होता है। पंचायत असिस्टेंट पता है फॉर्म जो निकलते हैं, उस एरिया का जो कोई बंदा जो ऑफिसर होगा उस गांव का, जो उस 2-4 गांव को मिलकर या एक गांव का, वो उस पर्टिकुलर सर्वेयर के साथ जाएगा, उन सब घरों में उसको लेके जाएगा। फिर आपसे पूछेंगे आपका बच्चा पढ़ता है, क्या कर रहा है, जॉब ढूंढ रहा है, फिर उसका नाम लिखा जाएगा। अगर नहीं जॉब ढूंढ रहा तो उसका नाम डिडक्ट कर दिया जाएगा। उससे पहले पूछे बेटा आप जॉब करना चाहते हो, तो बेटा बोले नहीं मैंने बेला रहना है, तो बोलेगा ठीक है आपका नाम नहीं डालेगा। तो आप जॉब लेना चाहते हो, ढूंढ रहे हो, कितने सालों को ढूंढते हो, डाटा इकट्ठा किया जाएगा, तो वो एनएसएसओ की रिपोर्ट आती है। समझ लगे यस और नो? क्या अभिषेक तुम्हारे घर पे नहीं है? किसका सोच रहा? लगवानी किसी की? क्या होती है? क्यों फरलो हुई? अब तो सपोज कर लो इंडिया में 10 घर हैं, ऐसे कैसे पता लगता है कि सेक्स रेशियो हमारा प्रॉपरली है नहीं है, कितने मर्दों पे कितनी औरतें हैं, 1000 के रिस्पेक्ट में फीमेल्स कितनी है, ये देखते हैं। अब इसमें बोल सर ये तो फरलो डाटा। डिलीवरी मोस्टली अब क्या हॉस्पिटलाइज हो गई है, डिलीवरी मोस्टली हॉस्पिटलाइज है। अब जो नहीं बीच में शो कर रहा तो घाटा किसको है? मैंने बोला हिंदुस्तान की 142 करोड़ पॉपुलेशन बोली जाती है, डू यू थिंक इट्स वेरी ऑथेंटिकेटेड? ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन वो है जो कैलकुलेट में आते ही नहीं, जिनके आधार कार्ड नहीं होंगे। ऑफ कोर्स किससे पता लग रहा? आधार कार्ड देख लो कितने कितनों के बने हुए, राशन कार्ड देख लो कितनों के बने हुए, यस और नो? यस, कुछ बैकवर्ड एरियाज में मे बी वहां के ऑफिसर्स उतना एग्जैक्टली, बिकॉज करप्शन इज वेरी हाई इन इंडिया। सब, लेकिन बताऊंगा अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या करप्शन भी है अनएम्प्लॉयमेंट का कारण। यू टॉक अबाउट सब इंस्पेक्टर, अभी जो पेपर हुआ था पीछे, व्हाट हैपेंड इन दैट एग्जाम? स्कैम हुआ था। समझ लगी नहीं? डिजर्विंग पीपल नॉट गेटिंग द जॉब्स, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। आज हिंदुस्तान में 15 लाख इंजीनियर निकलता है। कितना? 15 लाख। कितना हर साल? एवरी ईयर आज इंडिया में कितना इंजीनियर निकल रहा है? 15 लाख। डॉक्टर कितने निकल रहे हैं? 7 लाख। बाकी कुछ ए बी सी करके जो अलग प्रोफेशन, टोटल हिंदुस्तान में कितने लोग एवरी ईयर ग्रेजुएट होते हैं? 50 लाख। कितने? 50 लाख। क्या 50 लाख नौकरियां अवेलेबल कराना इजी होगा? तो आज डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, रिपोर्ट्स पढ़ाऊंगा। एक लड़का था कोई मॉइस्ट एरिया का, आई डोंट रिमेंबर द स्टेट, और उसने क्या किया, आईएएस ऑफिसर एक थे वो, कहीं पर उसने कोई हैंडपंप का कोई वो इंजीनियर चाहिए था कोई समथिंग ना किसी एक एरिया में, तो उसने फॉर्म फिल किया, वो मेरिट उसका हाई था, करप्शन के कारण उसका नाम नहीं किसी और का आया। उस बंदे का नाम था आईएएस ऑफिसर का पॉल, पॉल करके था समथिंग, बताऊंगा तुम्हें नेट से भी देखकर।
उस बंदे को, वो लड़का जिसको खुंदक आ गई कि मेरा मेरिट पे होने के बावजूद मेरा नाम नहीं डाला गया, करप्शन हुई है, उसने उस आईएएस ऑफिसर पे किडनैप कर लिया। किडनैप कर लिया, पॉल करके उनका नाम है, मैं बताता हूँ उसको ऑनलाइन करके। फिर उनको कोई हफ्ते बाद उसने छोड़ा, किस चीज को दिखाने के लिए? गाइस, आज हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हाई जा रही है कि मोस्टली बच्चों को हायर एजुकेशन ऑप्ट करना पड़ रहा है। क्यों? आज जब हमने एक सर्वे करवाया, नॉट मैंने, गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया, जो लोग पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, तो पता है हिंदुस्तान में पीएचडी लोग सबसे ज्यादा परस्यू क्यों करने लगे हैं? बिकॉज स्टाइपेंड मिलता है। इमेजिन, इंडिया में जो 15 लाख बच्चा हर साल ग्रेजुएट हो रहा है, कितने लोगों को कंपनी रिटेन कर रही है? वाई? बिकॉज दे आर स्किल्ड। बाकी इंजीनियर्स क्या है? अनस्किल्ड। अनस्किल्ड को आप कैसे अब्सॉर्ब करोगे? कंपनी सरकारी है कि प्राइवेट है? प्राइवेट कंपनी तुम्हें क्यों रखेगी, तुम अगर उसकी कंपनी को कोई बेनिफिट दे सकते हो? इफ कांट, व्हाई कंपनी विल वेस्ट मनी ऑन यू? बोलो हाँ या ना? समझ लगी कि नहीं? तुम सिचुएशन देखो, ओनली 3% आर गेटिंग जॉब। और जब आईआईटी में जो लोग एमटेक कर रहे हैं, आईआईटी में, कि इतने बच्चे आईआईटी में एमटेक क्यों करने लग गए? गाइस, ओनली 3% आर गेटिंग जॉब, अदर्स क्या कर रहे हैं? एमटेक करने चले गए। क्यों? बिकॉज उनको नहीं मिली ग्रेजुएशन में जॉब, बिकॉज वो स्किल्ड नहीं थे। इस पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयमेंट का एक नाम है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर ही खराब है, स्किल्ड नहीं थे। इसका मैं उन बच्चों को ऊपर जिम्मेदारी नहीं थ्रो करता हूं, इसका सबसे बड़ा कारण है गाइस हमारा एजुकेशन सिस्टम। हम क्यों बच्चों को वो किताबें पढ़ा रहे हैं जिस बच्चे से उस किताबों से उसकी नौकरी नहीं लगने वाली? बताओ ना उसको, बताओ उसको डिजाइनिंग कैसे करनी है, निकालो फिर जॉब्स। आप पढ़ा कुछ रहे हो, जॉब बच्चा कहीं हो रहा है, तो दिस इज समथिंग हैपनिंग इन इंडिया। चलो बात वो नहीं है। अब बात आती है, जब आपको गाइस इतना क्राइटेरिया पता लगा, जब आपको जो मैंने बताया कि कैसे चल रहा था नेहरू जी के टाइम पे, क्या हुआ, कितनी जॉब हो गई, 1961 तक आते हुए 15 मिलियन जॉब्स लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन मिली कितनों को? 2 मिलियन लोगों को जॉब मिली। इसका मतलब कितने लोग उस टाइम से चालू होना लगे? बताओ, हाउ मेनी? बताओ जल्दी। अरे 13 मिलियन। समझ लगी कि नहीं? कितने? 13 मिलियन। अगर 1961 से 13 मिलियन स्टार्ट हो गए, तो गाइस 1962 में क्या हो गया? चाइना के साथ वॉर, यस और नो? पाकिस्तान के वॉर 65, 71 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जिसका भी हमने मनाया 16 दिसंबर को। अरे बोलो हाँ या ना? सो सिचुएशन वर गेटिंग मोर वर्स। अगर ये वॉर नहीं हुए होते, इन 80s इंडिया वुड हैव बीन ए डेवलप्ड इकोनॉमी, यस और नो? चाइना को कहीं भी कोई ऐसा टसल नहीं देखने को मिला, जिसके कारण चाइना ने अग्रेसिवली ग्रोथ की। नेहरू जी ने 1956 में जो प्लानिंग कमीशन आया था, उसमें काफी ज्यादा बेल गेल, एनटीपीसी, एनएचपीसी, बहुत प्रोजेक्ट लगे इंडिया में, बट हम उसके रिजल्ट नहीं रीप कर पाए। उसका एक ही कारण था, वी गॉट इन्वॉल्व इनटू वॉर। ये पाकिस्तान जैसे नाम हम लोगों ने एक चीज बना दी, लगा कि बड़े ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। क्या कभी धर्म के नाम पे भी कंट्री बन सकता है? फिर कल को अगर आप बोलोगे कि धर्म के नाम पे बनने लगे, फिर कल को कास्ट के नाम पे बना देना। अरे जिस एक घर में दो भाइयों की थॉट सेम नहीं होती, दो बहनों की थॉट सेम नहीं हो सकती, क्या कंट्री में एक धर्म के लोग बना के आप एक कंट्री की सोच सारी बराबर कर दोगे? अगर ऐसा, तो आज पाकिस्तान डेवलप्ड इकोनॉमी बना होता। आज आईएमएफ का सबसे ज्यादा जो कर्जे लेने वाले कंट्री है, टॉप 5 में से पाकिस्तान का नाम गिना जाता है, यस और नो? तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट फॉल्स प्रोपोगंडास जो सर्कुलेट होता है मीडिया पे। अब आ जाओ गाइस, अब कहानी, हाउ टू कर्ब, हाउ टू कर्ब दिस अनएम्प्लॉयमेंट। देयर आर टू मॉडल्स। दो मॉडल्स इसमें देखे जाते हैं। वो क्या दो मॉडल हैं गाइस? अगर उन दो मॉडल के बोलो, एक जो मॉडल है उसको हम लोग बोलते हैं कीनीज स्कूल ऑफ अप्रोच। दूसरा जो मॉडल है इसी के रिलेटेड, दैट इज द न्यू क्लासिकल स्कूल।
दैट इज अ न्यू क्लासिकल स्कूल। ये दो अप्रोचेस है गाइस जो आपको देखने को मिलेंगी। क्या है ये दो अप्रोचेस, दोनों के बारे में बताता हूं। कीनी स्कूल ऑफ अप्रोच कहती है अगर किसी कंट्री में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, इसको कर्ब करने का तरीका क्या है? सामने देखिएगा, इसको कर्ब करने का तरीका क्या है। इसको हम किस तरीके से कर्ब कर सकते हैं? जा तो इंटरेस्ट रेट कम कर दो, मींस डिक्रीज इंटरेस्ट रेट। दूसरा, इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। दिस इज कीनीस स्कूल ऑफ अप्रोच। अब क्या मतलब है इंटरेस्ट रेट कम कर दो? सामने देखो गैस, ये है बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। यस और नो? अब हमारे पास ये चार लोग हैं, पांच लोग लगा लो, तो चार लगा लो। गाइस इन सबको बुलेट, रॉयल एनफील्ड का जो बुलेट आता है, रॉयल एनफील्ड की बुलेट आती है, वो बड़ी ज्यादा पसंद है। स्टेट बैंक कह रहा है कि बाइक लोन ले जाओ, कार लोन ले जाओ, होम लोन ले जाओ, लेकिन अगर बाइक चाहिए तो आपको 11% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 11% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या ये जो बंदे हैं ए बी सी डी, क्या बाइक लेना पसंद करेंगे? और अगर अपना इंटरेस्ट रातों रात कर दे 7%, किस केस में वो बाइक परचेज करेंगे? 7% पे। क्यों? अरे इंटरेस्ट कम हो गया, हमें कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चलो चलो भागो भागो बाइक लो। भाइयों बहनों, जब बाइक वाले की बाइक बिकने लग जाएंगी तो बाइक वाली कंपनी, जो मैन्युफैक्चरर कंपनी होगी, जो बाइक बना रही है, जो चेन्नई में प्लांट है रॉयल एनफील्ड का, क्या वो ज्यादा लोगों को इंप्लॉय करेगा? बोलो हाँ या ना। क्यों? बिकॉज उसके प्रोडक्ट बिकने लग गया। जब किसी कंपनी में प्रोडक्ट किसी का बिकने लग जाता है तो आपने देखा एक ही चीज मैंने की, क्या किया? जस्ट बैंक को बोला अपने इंटरेस्ट रेट कम करो, तो मैन्युफैक्चर वाले की फैक्ट्री बहुत ज्यादा काम करने लगी। आज एक्टिवा देखते हो, एक्टिवा स्कूटीज में जो एक्टिवा आती है, वो मुझे बताओ हिंदुस्तान में कितनी इंप्लॉयमेंट जनरेशन कर रही होगी? यस और नो? क्यों? बहुत बिकती है, इसका मतलब वो इंप्लॉयमेंट जनरेशन बड़ा ज्यादा करता होगा। यस और नो? तो अकॉर्डिंग टू व्हाट कीनी स्कूल ऑफ अप्रोच, जब किसी कंट्री में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को अब्सॉर्ब करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है? इसको बोलते हैं कीनी स्कूल ऑफ अप्रोच। आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं इसको। यस और नो? क्या कर सकते हो? इंटरेस्ट रेट को कम कर दो, नहीं तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाओ। व्हाट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? आज भाई और बहनों, मोदी सरकार, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी ने रिंग रोड बना रहे हैं जम्मू में। यस और नो? जम्मू में क्या बन रही है? रिंग रोड। नॉट ओनली जम्मू, कश्मीर में भी बन रही है। क्या? रिंग रोड। क्यों बन रही है? क्या बेनिफिट होगा इसका? चलो समझते हैं। गाइस एक कहानी जुड़ती तो है, सामने देखिएगा सारे। कहते हैं शाहजहां साहब ने जो ताजमहल बनाया वो मुमताज की याद में बनाया। तो मुमताज के बाद कितनी शादियां की? बहुत ज्यादा। तो उसकी याद में कैसे हुआ? उसकी याद में होता तो सैड सॉन्ग सुनता। अब मैं गा के तो नहीं सुनाऊंगा समझ लगी कि नहीं? बट व्हाट आई मीन टू से, यहां देखो क्यों। गाइस ताजमहल जब शाहजहां साहब, व्हेन ही वाज एम्परर इन इंडिया, तो उस टाइम पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट थी, बहुत गुर्बत होने लगी थी। और शाहजहां को लगा कि किसी तरीके से हम कैसे इंप्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? राजस्थान से संगमरमर का पत्थर मंगवाया और आगरा में ताजमहल बनाना चालू कर दिया। इससे क्या हुआ? घोड़े वालों को, हाथी वालों को इंप्लॉयमेंट मिली, रेडे वालों को इंप्लॉयमेंट मिली। उस टाइम पे रेडे थे, ट्रेन तो क्या ही था। यस और नो? आपने देखा बेसिकली ताजमहल बनाने को तो जोड़ दिया हमने कि मुमताज की याद में बनाया, बट उसके पीछे की स्टोरी क्या है? ठीक है, वो भी स्टोरी हो सकती है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट स्टोरी के साथ क्या हो रहा? जब किसी कंट्री में गाइस कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। अगर मोदी सरकार क्या बना रही है?
बताओ जल्दी। मोदी सरकार क्या बना रही है? रिंग रोड बना रही है। तो रिंग रोड बनने से क्या होगा? जो सरिये जिनकी जिनकी क्या जिनके जहां से क्रैशर से थ्रू क्या स्टोन आ रहे हैं, जो रोड पे बनाने के लिए बिछाने होते हैं, स्टोन बनाने वाले कंपनी इंप्लॉयज करेगी लोगों को। अरे मोदी गवर्नमेंट अगर रिंग रोड बना रही है, गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर अगर खर्चे करेगी रिंग रोड बनाने के लिए, तो जहां से क्रैशर का पत्थर लाया जा रहा है, क्या वो क्रैशर वाले इंप्लॉय करेंगे? अब क्या तारे बिछाई जा रही, केबल की तारे, बिजली की तारे बिछाई जाएंगी? नहीं, रोड के साथ साथ चलती है। क्या उसके लिए जो बिजली की तारे बनाने वाली कंपनी वो इंप्लॉय करेगी? बोलो हाँ या ना। जो मेटल रोड, पक्की रोड जिसको आप लोग लुक बोलते हो, जो पड़ती है रोड पे, क्या लुक बनाने वाली कंपनी लोग इंप्लॉय करेंगे? यस और नो। ऊपर जो पेंटर जो आपके ऊपर जो ट्रैक्स बनाते हैं, जो डिजाइन बनाते हैं ऊपर, क्या उन पेंटर वाली कंपनी उनको एम्प्लॉय करेगी? यस और नो। जो सिग्नल लाइट्स बनती है, अब जितनी रिंग रोड बनेगी सिग्नल लाइट भी बनेगी, तो लोहा कहीं और से आ रहा होगा, बिजली के बल्ब कहीं और से आ रहे होंगे, शीशा जो ऊपर लग रहा होगा वो कहीं और से आ रहा होगा। तो क्या गाइस, दिस इज कीनी स्कूल ऑफ अप्रोच। अगर किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या करो? इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। इससे क्या होगा? अब्सॉर्ब होंगे लोग। आज गाइस यू गो टू कश्मीर, यू गो टू भद्रवाह, यू गो टू डिफरेंट एरियाज। जस्ट ए सेकंड, चार्जर लगा दूं। यू गो टू एनी प्लेस इन जम्मू, एनी प्लेस इन कश्मीर। मैं यहां से जम्मू से गाड़ी लेके गया कश्मीर में, गाइस पूरी रामबन स्ट्रेच रोड बन रही है, लेबरर लगे पड़े। सोचो कितनी इंप्लॉयमेंट जनरेशन किसने किया हुआ? बस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ने अटेन किया हुआ है। यस और नो। हिंदुस्तान इतनी बड़ी आबादी है, इतनी आबादी को रातों रातों जॉब क्रिएट नहीं होगी। क्या करो? इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रॉ करो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए। गवर्नमेंट जब खर्चे करती है तो किस पे करेगी? रोड बनाने पे, एयरपोर्ट बनाने पे। दिल्ली से अभी ट्रेन कहां जा रही है? तो गाइस आज जिन एरियाज के नाम भी नहीं तुम सुनते थे, सुंगलदान, संगलदान, गाइस संगलदान के लोगों को इंप्लॉयमेंट मिल जाएगी। कहां पर? रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन में वो चाय की दुकान ओपन कर लेंगे। बोलो हाँ या ना। कुछ लोग कुल्ली बन जाएंगे। दिस इज हाउ गवर्नमेंट ड्रॉ द एक्सपेंडिचर्स, दिस इज हाउ गवर्नमेंट अब्सॉर्ब द पीपल। तो गाइस कहानी कहां पर रुकी? क्या बता रहा था मैं? अकॉर्डिंग टू कीनीज प्रिंसिपल, क्या बताया मैंने? क्या बता रहा है? जा तो इंटरेस्ट रेट कम कर दो। इंटरेस्ट रेट कौन कम करेगा? बैंक। जब दूसरा क्या करो? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दो। इससे क्या होगा? आप अनएम्प्लॉयमेंट को अब्सॉर्ब कर सकते हो। दिस इज कीनी स्कूल ऑफ अप्रोच। गाइस जो ऑनलाइन बैठे हैं, सुना है ना? कुछ समझ आ रही? विनीत एनी आइडिया? जल्दी जल्दी। किसी बच्चे को कोई डाउट लगा हो, अभी नहीं समझ आया, तो ये आप लोग को। गाइस सेकंड प्रिंसिपल इज न्यू क्लासिकल स्कूल। व्हाट इज दिस न्यू क्लासिकल स्कूल? अच्छा गाइस, अगर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, स्टोरी इस प्रकार की है। आज सपोज कर लो, तुम्हें पता है आज गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर में कितने सरकारी इंप्लॉइज हैं? 1 लाख करोड़, 1 लाख। कैसे कोई 4 लाख के अप्रोक्सीमेटली, आज 4.5 4 लाख के बीच में आज टोटल गवर्नमेंट के जम्मू कश्मीर की कितनी पॉपुलेशन है? 1 करोड़ 80 लाख के राउंड, 70 लाख के राउंड। उसमें से 4 लाख 4.5 लाख हमारे क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। समझ लगे कितने? आज मैं सिर्फ जेएंडके की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक पहले। आज जम्मू कश्मीर में अराउंड 4 लाख या 4.5 लाख, जितना देख लेना एग्जैक्टली डाटा क्या है, 4 लाख के अराउंड हमारे जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी करते हैं लोग। यस और नो। अब इस 4 लाख में से मुझे गाइस बताओ, हमारे ये 4 लाख तो हैं जो लगे पड़े हैं, दीज आर इंप्लॉयड। बोलो हाँ या ना। ये कौन होंगे? इंप्लॉयड, वर्किंग एज में आते हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है? 100 करोड़ इंडिया में। जेएंडके का आई डोंट नो कि उसका डाटा क्या है। चलो मैं जेएंडके की बात करता हूँ, जेएंडके नहीं, मैं इंडिया की बात करता हूँ। इंडिया में आपने वर्किंग एज कितनी देखी थी? 100 करोड़। उस 100 करोड़ में से क्या सारे जॉब करना चाहते हैं? नहीं, उनको माइनस करो। जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनको अलग करो। समझ लगी नहीं? सपोज वो जितने भी हैं, समझ लगी नहीं? कितने जितने 70 करोड़ हमने बोले थे समथिंग। अब सपोज करो गाइस कि पूरे अगर इंडिया में अगर आप बोल रहे हो कि वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है, वर्किंग एज दैट इज अराउंड 100 करोड़। इस 100 करोड़ में से 30 करोड़ लोग जो है वो कहते हैं मैंने जॉब नहीं करनी। 70 करोड़ कहते हैं हम जॉब हमने करनी है, जो कर रहे हैं। समझ लगी कि नहीं? सपोज इस 70 करोड़ में 70 करोड़ में कौन लोग हैं? कितने लोग थे जो जॉब ढूंढ रहे थे? 30 करोड़ क्या कर रहे थे? जॉब
ठीक है, जो सीकर्स थे, जॉब सीकर मतलब जो जॉब ढूंढ रहे हैं, और बाकी कितने बचे? 40 करोड़ क्या थे? जो इंप्लॉयड है, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। यस और नो? कहा कि क्या हम ये काम कर सकते हैं? आज हम, अगर आज इंडिया में 40 करोड़ लोग जॉब कर रहे हैं, हम हर एक बंदे को एवरेज 40 करोड़ लोगों को एवरेज तनख्वाह दे रहे हैं 20,000, चलो 40,000। 40 करोड़ हिंदुस्तान में लोग जॉब कर रहे हैं, उनकी एवरेज तनख्वाह कितनी? 40,000। क्या हम ऐसे कर सकते हैं, इन 30 करोड़ को इनमें एडजस्ट कर दिया जाए और सबकी सैलरी हो जाए 20,000? दिस इज न्यू क्लासिकल स्कूल, जो कहता है कि आज आप देखो, कुछ आईएएस 1,80,000 कमा रहे हैं, कुछ 2 लाख के करीब आने वाले हैं, कुछ लाखों रुपए सैलरी अटेन कर रहे हैं। अगर आप हिंदुस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना चाहते हो, सबको डालो जॉब में, सबकी एक एवरेज सैलरी बनाओ, एक टाइम पे ये कर लो। एक टाइम मतलब कुछ 2 या 3 साल या 5 साल के गैप के लिए जितने भी लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको एडजस्ट किया जाए। जा क्या करो, जैसे आप लगता है जैसे इंडिया जैसी सिचुएशन है, इंडिया में क्या सिचुएशन है, जैसे हमारे इंजीनियर्स लगते हैं, समझ करो, सुबह जम्मू में इंजीनियर कितने हैं? सपोज 80,000 तो ज्यादा बोल दिया। सुबह जम्मू में 40,000 इंजीनियर्स ऑलरेडी लगे हुए गवर्नमेंट जॉब में। कितने? 40,000 इंजीनियर्स ऑलरेडी किसमें है? गवर्नमेंट जॉब्स में है। और 20,000 वो हैं, 20,000 वो हैं जो क्या कर रहे हैं? जॉब सीकर्स है। इन 40,000 इंजीनियर्स की जो एवरेज सैलरी है वो है 1 लाख। तो की ना इन 20,000 लोगों को भी एडअप कर दो और इन सब की सैलरी कर दो 70,000। नहीं लगी समझ? दिस इज न्यू क्लासिकल स्कूल। कहने को ये नॉट पॉसिबल सिचुएशन है, बिकॉज फिर गवर्नमेंट सर्वेंट बोलेगा कि मैं क्यों इतनी तैयारी की मैंने, कि आपने हर एक बंदे को मेरे साथ जस्ट करना था। आप स्केलिंग किस बेस पे करोगे? बाकी चीजें करोगे। बट दिस इज हाउ दीस टू अप्रोचेस आर। आप लोगों को सबसे बेटर कौन सी लगी? जो भी आपको लगी होगी, वेदर द कीनी स्कूल और द न्यू क्लासिकल। गाइस, ये दो स्कूल हैं जो किसकी बात करते हैं कि हिंदुस्तान में अगर हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं। देयर आर टू बेसिकली तरीके, जिसको हम क्या बोलते हैं, वन इज कीनी स्कूल ऑफ अप्रोच एंड अनदर इज न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ अप्रोच। ये आप लोगों को दोनों पता होना चाहिए। छोटे छोटे नोट्स बना रहे हो साथ साथ में, बिकॉज ये लिखवाना क्या है, मैं सीधा उसी पे आऊंगा जो कहानी है बीच में। ठीक है, नो गाइस, छोटा सा पहले इसके बारे में लिखो थोड़ा, फिर आप लोगों को कुछ मैं और भी समझाता हूँ। इसमें लिखो गाइस। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, अगर किसी सरकार में, एक चीज और देख लो, अभी तक अगर गाइस किसी सरकार ने सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट की है तो दैट वाज अ पीरियड 1999 टू 2004। दिस particular government was BJP led, who? अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी, गैस उन्होंने अप्रोक्सीमेटली जो नेट का डाटा है, टारगेट जो था दैट वाज अराउंड 30 मिलियन का। गेस हाउ मच जॉब्स वर क्रिएटेड दैट टाइम? 62 मिलियन जॉब्स वर क्रिएटेड। 6 करोड़ 20 लाख जॉब्स क्रिएट की गई थी। ये अभी तक का गाइस हाईएस्ट डाटा है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी आप लोग मेंशन कर सकते हो। और 2004 के बाद सरकार आ गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी। और मनमोहन सिंह जी ने भी ट्राई किया कि एटलीस्ट हम इंडिया में हर साल कुछ जॉब्स का एक क्राइटेरिया सेट करें। तो इन्होंने अराउंड डाटा किया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने टारगेट रखा था कि वी विल एटलीस्ट क्रिएट 58 मिलियन जॉब्स इन दैट 2004 से लेके 2008 के बीच में। हम कितनी जॉब क्रिएट करेंगे? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 5 साल कार्य खत्म हुआ, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तो उनका इनिशियल टारगेट था कि अब अगले 5 सालों में 58 मिलियन जॉब्स विल बी क्रिएटेड। बट गैस कितनी क्रिएट हुई? 2 मिलियन। इवन
when GDP was growing faster, when GDP was growing very fast. तो गैस कहानी सुनो, गैस याद रखना, जब किसी कंट्री में जीडीपी बहुत तेज स्पीड से जा रहा है, आज भी इंडिया कितने परसेंट पे ग्रो कर रहा है एवरी ईयर? 7%. दिस इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, यस और नो, इवन क्रॉसिंग द चाइना. ये बड़ी हैरानी वाली बात नहीं गाइस. अमेरिका 2% पे उसका जीडीपी ग्रो हो रहा है, हमारा 7%. क्यों? अमेरिका में बिजली के खंभे बन गए हैं, हर गांव में बिजली पहुंच गई है, ट्रैम पहुंच गई है, रेलवे पहुंच गई है. आज इंडिया आज भी गांव में रेलवे पहुंचा रहा है, बिजली पहुंचा रहा है. आज भी हिंदुस्तान में कुछ गांव जहां पर बिजली नहीं आती, ये सर नो. तो खर्चे कर रहे हैं, जब खर्चे करने हैं तो आपको प्रोडक्शन करनी पड़ती है. उस प्रोडक्शन के कारण हमारा जीडीपी कितना दिख रहा है? 7%. इसका मतलब अगर अमेरिका यूएसए का जीडीपी कितने परसेंट पे ग्रो कर रहा है? 2% पे. दैट डजंट मीन कि वो हमारे से कम है. हम हमारा इसलिए शो कर रहे हैं बिकॉज आज भी हमारे देश में प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है कुछ चीजों की. क्यों हो रही है? ताकि हम गांव तक अपना सामान पहुंचा पाए, बिजली पहुंचा पाए, रोड पहुंचा पाए. यस और नो. पानी के कनेक्शन, हर घर जल मिशन दिखा आप लोगों ने, जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर में चल रहा है, टैप वाटर कनेक्शन दिए जा रहे हैं सब लोगों के घर पे. तो इसलिए हमारा जीडीपी कितने में शो हो रहा है? 7%. अब गाइस याद रखो, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे हमारा जीडीपी ग्रोथ पता कितने में चला गया था? 8%, 9%. इवन तो जब किसी कंट्री में इतना ज्यादा जीडीपी हुआ, तब भी जॉब कितनी क्रिएट हुई? ओनली 2 मिलियन. तो गाइस इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ. इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंडिया में क्या देखने को मिला 2004 से लेकर 2008 के बीच में, इवन 2008 में रिसेशन आ गया था. चलो उसको साइड पे रखते हैं, रिसेशन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा. बट व्हाट आई मीन टू से, 2004 से लेकर 2008 के बीच का जो टाइम पीरियड देखोगे गाइस, जीडीपी तो बहुत फुल स्केल पे गया, लेकिन उतनी जॉब नहीं क्रिएट कर पाए. इस पर्टिकुलर टर्म को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? जॉबलेस ग्रोथ. ग्रोथ तो ही बट जॉबलेस. तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा. गाइस कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू मीन बाय ग्रोथ? ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है? हम्म. मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई सब हमारे क्या कह रहे हैं कि सपोज कर लो आज जम्मू एरिया है, जम्मू एरिया है, जे एंड के लगा लो, चलो कश्मीर भी लगा लो. कश्मीर और जम्मू के हर गांव में हॉस्पिटल पहुंच गया, लेकिन आज भी गांव वाले अपने पास के हॉस्पिटल के बजाय जम्मू में इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं. इसका मतलब क्या है? इंडिया में हॉस्पिटल तो बने, ये तो ग्रोथ है, बट क्या डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट क्या होता है? व्हाट इज ग्रोथ लेड डेवलपमेंट? हॉस्पिटल जो आरएसपुर में बना, कठुआ में बना, सांबे में बना, आपके अलग अलग एरिया बना. मतलब जो कश्मीर डिवीजन वाले हैं, जैसे कि जम्मू डिवीजन है अगर, तो जम्मू डिवीजन की जितनी तहसीलें हैं, जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको जम्मू के जीएमसी में ना आना पड़े, वो अपने ही एरिया में भी इलाज करवा सकते हैं. डॉक्टर हैं, फैसिलिटीज हैं. इसका मतलब डेवलपमेंट हो गई है. बट अगर सिर्फ तुमने हॉस्पिटल वहां बना दिया, आज भी लोगों को इलाज करवाने के लिए जम्मू में आना पड़े, इसका मतलब तुमने सिर्फ ग्रोथ देखी. तो विच इज मोर अग्रेसिव? इट मींस जो ग्रोथ जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज क्वांटिटेटिव. क्वांटिटी बन गई, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल खोल लिए, नर्सिंग होम बना दिए हमने गांव गांव में. ये क्या है? क्वांटिटी इकट्ठी कर रही. बट व्हाट इज क्वालिटेटिव? क्या क्वालिटी आई? नो. तो क्वालिटेटिव जो टेक्निक है उसको आप लोग क्या बोलते हो? डेवलपमेंट. ये सुनो, ये सुन लो. जब आप हिंदुस्तान में रिच को भी साथ में लेके चल रहे हो और पुअर को भी साथ लेके चल रहे हो, और जब हिंदुस्तान का जीडीपी ग्रो करे, जीडीपी ग्रो करे, तो रिच भी ग्रो करे और पुअर भी ग्रो करे. इस पर्टिकुलर पॉइंट को गाइस बोला जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूड करके सबको, इंक्लूसिव ग्रोथ. करके बात लगी समझ? व्हाट डू मीन बाय इंक्लूसिव ग्रोथ? कभी कभी टर्म पूछी जाती है. क्या इंडिया में आज भी इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है? क्या आज हमारे फार्मर्स धरने पर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को लोन माफ कर दिए, अंबानीज के, अदानीज के, कॉर्पोरेट वालों के. जब हमारे लोन माफ करने की बात आती है, हमारी फसल खराब होगी, तो हमें कंसीडर नहीं किया जाता. इट मींस न्यूज़पेपर टाइम लिखता है, आर फार्मर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ इंडिया. इज दिस इज इंक्लूसिविटी? इंक्लूसिविटी क्या होती है? क्या मैं भी हिंदुस्तान की ग्रोथ का कोई
एक पार्टिसिपेंट हूं, यस और नो? इफ नॉट, देन हिंदुस्तान इंक्लूसिव है ही नहीं, हिंदुस्तान में इंक्लूसिविटी नहीं है, समझ लगी कि नहीं? बट अगर हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को ये है कि हिंदुस्तान अगर ग्रो करेगा मुझे भी उसका बेनिफिट मिलेगा, इट मीन्स इंडिया इज ए इंक्लूसिव। इंडिया में क्या है? इंक्लूसिविटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अग्रेसिवली देखने को मिलती है। और गाइस, जिस कंट्री में रिच रिच होता रहे और पुअर पुअर होता रहे, दिस इज अनइक्विटेबल ग्रोथ। और जिस कंट्री में रिच इज ऑल्सो गेटिंग रिच एंड द पुअर इज ऑल्सो गेटिंग रिच, समझ लगी कि नहीं? इसको बोला जाता है इक्विटेबल ग्रोथ। इंक्लूसिविटी होती है फार्मर, कॉर्पोरेट, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, नर्सिस, ओल्ड, यंग, चाइल्ड, विमेन, दादी, विडो, सबको देखा जा रहा, सबको ग्रोथ हो रही। हिंदुस्तान की तरक्की के साथ सबकी ग्रोथ हो रही है, दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। समझ लगी कि नहीं? इक्विटेबल और इनइक्विटेबल तुम सिर्फ किस प्रोस्पेक्ट पे देख रहे हो? रिच एंड पुअर। समझ लगी कि नहीं? अनइक्विटेबल हो गया जब अमीर अमीर होते जा रहे हैं, जैसे फार्मर्स बोल रहे हैं कि हम और गरीब होते जा रहे हैं, और अदानी अंबानी और अमीर होते जा रहे हैं। दिस इज अनइक्विटेबल ग्रोथ। सर एक बात, इंक्लूसिव ग्रोथ हो कि हिंदुस्तान का हर एक जन देश की तरक्की के साथ उसकी तरक्की हो। आज आप बोल रहे हो कि हिंदुस्तान का जीडीपी 3.5 ट्रिलियन पहुंच गया, मतलब तुम्हें पता हिंदुस्तान जीडीपी वाइज अगर वर्ल्ड मैप है यहां पर, लिखना कैसे? जीडीपी वाइज गाइस, इंडिया आज पता कौन से नंबर पे? जीडीपी वाइज सबसे टॉप नंबर पे कौन है? अमेरिका, यूएसए। सेकंड नंबर पे जीडीपी वाइज कौन है? चाइना। थर्ड नंबर पे कौन है? जापान। फोर्थ नंबर पे कौन है? जर्मनी। फिफ्थ नंबर पे इंडिया। सिक्स नंबर पे ब्रिटेन। पता ना? पता। आज इंडिया इसलिए इस नंबर पे, इंडिया का जीडीपी जो है वो कितना है? 3.5 ट्रिलियन। अब मोदी जी कह रहे हैं कि जब मोदी जी का अभी जो 5 ईयर जो है वो जब कंप्लीट होंगे टिल 20, अभी क्या 2024 चला, 2028-29 तक, तो मोदी जी कह रहे हैं मैं उससे पहले 2027 तक इंडिया को इस नंबर पे ले आऊंगा, थर्ड नंबर पे। और इंडिया की तब इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगी। हो गई, चलो। अगर हमारे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने से हमारे गरीब हम नहीं सुधार पाए, हमारे फार्मर्स नहीं अपलिफ्ट कर पाए, हमारी विडोज नहीं, हमारी बालिग नाबालिग जो भी हमारे लोग हैं, जन, बूढ़े, समझ लगे नहीं सब, अगर वो सारे ग्रो का पार्ट नहीं बनेंगे तो हिंदुस्तान कांट सी इंक्लूसिव ग्रोथ। हम इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट ही वेक कर गए, यस और नो? हिंदुस्तान की तरक्की का मतलब यह है कि हर एक जन, जो आज किसी गांव में जिसके घर पे बिजली नहीं उसके घर पे बिजली पहुंचे, जिसके घर में आज औरतों को चूल्हा जलाना पड़ रहा दूसरे वाला, आज अगर सब औरतें भी, वो गैस स्टोव वाला सिस्टम आ गया है, सबको सिलेंडर मिल रहे हैं थ्रू उज्ज्वला योजना, उजाला स्कीम के तहत सबको कुछ बल्ब दिए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट गांव में, ताकि दूसरे बल्ब लगाने से बिजली पे बर्डन पड़ता है, तो एलईडी बल्ब लगाओ, यस और नो? अगर हम सारे नागरिकों को गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू कवर अप करेंगे, तो गाइस दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिविटी, यस और नो? और जो ग्रोथ होगी उस ग्रोथ को बोला जाएगा इंक्लूसिव ग्रोथ, यस और नो? तो ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट कम टू गाइस, अब आओ जो हमें थोड़ा बहुत ट्रेंड लिखना है, क्या ट्रेंड है तो इसको थोड़ा समझते हैं।
अब गाइस कुछ पॉइंट्स बनाओ जल्दी, लिखो इस अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, गिव हेडिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब नोट्स बनाओ थोड़े जल्दी स्पीड में। अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी डिफाइंड एज, unemployment can be defined as situation, unemployment can be defined as situation where someone of working age, where someone of working age is not able to get job. Unemployment can be defined as situation when someone of working age is not able to get a job. अच्छी तरह नोट्स बना गाइस, क्योंकि एट द जब यूपीएससी के मेंस आएंगे, चाहे प्रीलिम्स आएंगे, चाहे केएस के आएंगे, यही नोट्स आपके साथ होने चाहिए। मैंने सारा करंट एडिशन इसमें कर दिया हुआ है, समझ लगी कि नहीं? क्या लिखा? अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी डिफाइंड एज सिचुएशन व्हेन समवन ऑफ वर्किंग एज इज नॉट एबल टू गेट ए जॉब बट ही और शी वुड लाइक टू वर्क, बट ही और शी वुड लाइक टू वर्क। क्या मतलब है इसका? चलो हरविंदर, क्या मतलब हुआ इसका लाइन का? सिचुएशन जहाँ पे किसी को जॉब नहीं मिल रही है बट करना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रही है। समझ लगी कि नहीं? नेक्स्ट, देयरफॉर, अच्छा मुझे बताओ, अगर एक माँ इसलिए जॉब छोड़ती है कि उसको अपने बच्चे का पालन पोषण करना है, करते हैं कभी कभी जब मियाँ बीवी दोनों कमा रहे होते हैं, तो किसी एक बंदे को, जब मदर ही सोचती है कि मैं सरेंडर करती हूँ बिकॉज अभी बच्चा बहुत यंग एज का है, तो जब तक ये 3 या 4 साल का नहीं हो जाता, तो वो जो पीरियड के लिए माँ जॉब छोड़ेगी, क्या उसको अनएम्प्लॉयड बोला जाएगा? बताओ जल्दी विनीत, क्या अनएम्प्लॉयड बोला जाएगा व्हेन ए मदर जो है एक बच्चे की परवरिश के लिए जॉब छोड़ रही है? इज शी सीकिंग द जॉब? व्हेन समवन इज नॉट सीकिंग द जॉब, ही इज नॉट अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड की जब आप लोग पढ़ रहे थे, क्या लिखा था अनएम्प्लॉयड में? जो लोग जो सीकर्स है, जो जॉब कर रहे हैं, ये लोग हैं जो क्या, जिनको किसमें डाला जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में या एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में कंसीडर होंगे। अगर 100 करोड़ हिंदुस्तान के वर्किंग एज के लोग थे जो 15 साल से 60 साल के बीच में है, उनमें से 30 करोड़ थे जो कहते जॉब ही नहीं करनी हमने, मेरे को बच्चे का पालन करना है, मैं नहीं करूंगा आगे जॉब, तो तुम उनको अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। सीकर्स को, जो लोग जॉब सीख कर रहे हैं उनको नहीं मिल रही, दे आर अनएम्प्लॉयड। लेकिन जो सीख नहीं कर रहा उसको अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बोला जाएगा? अब बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो क्या लिखा इसमें? लिखो देयरफॉर इफ ए मदर लेफ्ट वर्क, देयरफॉर if a mother left work to bring up a child, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सपोज आप ऐसे वरुण, वरुण आपने जॉब कर रहे थे, आप 4 साल जॉब किया, आपने जॉब छोड़ दी, आप एमटेक करना चाहते हो, क्या आपको अनएम्प्लॉयड बोला जाएगा? क्यों? आप सीख नहीं कर रहे जॉब, आपने जान के छोड़ी है जस्ट कि मुझे पढ़ना है अभी थोड़ी देर के लिए, यू आर नॉट एम्प्लॉयड। तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, क्या जॉब देख रहे हो? अगर तो देख रहे हो तो फिर यू आर अनएम्प्लॉयड। इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर ए जॉब, तुम अभी तैयारी करना चाहते हो 2 साल बैठ के, यू आर नॉट अनएम्प्लॉयड। सीकर्स आर अनएम्प्लॉयड। समझ लेगी कि नहीं? जो भी वो तुम बोलोगे बेले बैठे समथिंग, जो तुम देसी वर्ड यूज करना चाहो, तो इसमें लिखो, क्या लिखा? देयरफॉर इफ ए मदर लेफ्ट वर्क टू ब्रिंग अप ए चाइल्ड, और इफ समवन वेंट इनटू हायर एजुकेशन, और इफ समवन went into higher education, they are not working, they are not working, then they would not be classified as unemployed, then they would not be classified as unemployed, as they are not actively, as they are not actively seeking unemployment, sorry, as they are not, as they are not actively seeking employment. यस और नो? चलो गाइस अब आ जाओ, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला
पार्ट देखते हैं। ओह शिट, तो चेंज ही हो गया। राजवीर कैमरा देखना, वो मैंने बटन अलग क्लिक कर दिया इसमें। देखना सेटिंग चेंज करती मैंने। शाबाश। गैस सामने देखो, अनएम्प्लॉयमेंट गैस कितने प्रकार की होती है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल, डिसगाइज्ड। पहला गाइस स्पेलिंग देख लेना, डिसगाइज्ड, DISGUISED, डिसगाइज्ड नहीं अगर पढ़ा जा रहा, डिसगाइज्ड। स्ट्रक्चरल, टेक्नोलॉजिकल, साइक्लिक, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक और लिख लो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे कैसे पढ़ाई नहीं होती? बनाओ प्रॉपर नोट्स। कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई? तुम हरविंदर क्या पढ़ रही है? क्योंकि ऐसे कैसे बनाया? सर्कल बनाया करो, अनएम्प्लॉयमेंट लिखा सर्कल कर दो, तो नीचे डंडे इसको ऐसे करके। हाँ, बाकी बताओ कैसे बना रहे हो? चलो जैसे लिख सकते हो बनाओ अपने साथ, जहाँ ऐसे भी लिख सकते हो। एक सर्कल बना दिया, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे करके, जैसे सन बनाते हो, डिसगाइज, स्ट्रक्चरल, अलग अलग करके। दिस इज हाउ यू राइट मेंस। मेंस में आपको जब ये लिखना है तो पेज कम है तो आप इसको बनाओ, समझ लगे? मून बनाओ, मून नहीं क्या बोलते उसको यार, सन बनाओ। सन के जो आप लोग रेज बनाते थे। लिख लिया सबने? हम्म। सुनते नहीं, हमारे जो बिहारी आते हैं वो जब फसल कटती तब आते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। जब जब लगानी होती है तब आते हैं, तो बीच में 4 महीने क्या करते हैं वो? 4 महीने के लिए विले बैठते हैं। तो इसको वो क्या बोलते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़ाऊंगा बीके करके। गाइस गिव हेडिंग सबसे पहले, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्कस नहीं है, डिसगस। हम बोलते नहीं है इंग्लिश में, उसने कुछ ऐसा कुछ अच्छा नहीं बोला तो मैंने बोला डिसगस्टिंग। डिसगस्टिंग बोलते हैं, डिस्कस नहीं, डिसगस्टिंग। जी, नॉट सी। चलो एक कहानी समझते हैं। एक पापा थे और एक मम्मी थी, ठीक है? चलो, एक अंकल थे और एक आंटी थी। अंकल और आंटी, इनके पास जमीन थी कितनी? 5 एकड़। 5 एकड़, ये इनका घर है यहां पर, और इनके पास 5 एकड़ जमीन है। क्या है? कोई चलो 4 एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 4 एकड़ जमीन है। कितनी टोटल जमीन है? 4 एकड़। एकड़ पता ना क्या होता है? हाँ, देखो, एक होता है मरला। क्या होता है मरला? 20 मरले जो होते हैं वो 1 कनाल होता है। 8 कनाल जो होता है वो 1 एकड़ के बराबर होता है। 1 एकड़ को जम्मू में जहाँ बोलते हैं हम लोग कमा, और इसको क्या बोला चला जाता है? किला। मतलब मेरे को 10 किले जमीन है, 10 किले मतलब 10 एकड़। ठीक है,
तो अगर किसी के पास 10 किले जमीन है तो कितने कनाल हुई? 80 कनाल। तो मतलब जम्मू में आप J&K में कितनी मैक्सिमम एग्रीकल्चर लैंड कितनी रख सकते हो? 72 कनाल, मतलब 8 एकड़ से ज्यादा आप एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते हो। ये किसके थ्रू हुआ? लैंड रिफॉर्म्स। और किसके थ्रू हुआ? लैंड सीलिंग एक्ट। सीलिंग लगा देगी, इससे ज्यादा लिमिट नहीं क्रॉस कर सकते। एग्रीकल्चर लैंड बता रहा हूं मैं, ये नहीं कि सिटी में दुकानें हैं उसको, नो। एग्रीकल्चर लैंड कितनी रख सकते हो? 72 कनाल। कितनी? 72 कैनाल्स, ये आपको पता होना चाहिए। तुमने देखा ना, आई बिलोंग्स टू जैलदार फैमिली, तो वी लॉस अराउंड 300 एकर्स, 350 एकर्स, बिकॉज शेख अब्दुल्ला साहब थे हमारे जो ये था कहीं ना कहीं जम्मू में जमीनें जो थी वो कुछ पर्टिकुलर सेक्शन के पास थी। जब शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने इसको बैलेंस आउट करने की कोशिश की। ठीक है, चलो कोई गिला शिकवा नहीं मेरा इनसे, बट व्हाट आई मेंट टू से, सामने देखो अब अंकल और आंटी के पास कितनी जमीन थी, और इस 4 एकड़ पे जो फसल उगाते थे गाइस, कितनी उगाते थे? सपोज 400 क्वांटल, 400 क्वांटल राइस उगता था। एक क्वांटल कितना होता है? 100 होता है, 100 केजी। 400 क्वांटल में ज्यादा ही हो गया, आप लगा लो कितना, 4 क्वांटल। 4 क्वांटल हो गया मतलब 400 केजी। 4 क्वांटल मीन्स 400 केजी, यस और नो? 400 केजी पे सपोज 1 केजी पे रेट चल रहा है राइस का, कितना चल रहा है? अराउंड, चलो लगा लो 100 एक केजी पे, तो 400 केजी पे कितना हो गया? 40,000 रुपीज मिले। जब खेत में सिर्फ कौन काम करता था? आंटी और, यस सर नो? अब अंकल और आंटी का हो गया चुन्नू, उनका बेटा कौन हो गया? चुन्नू पैदा हो गया। अब चुन्नू के पैदा होने पे चुन्नू बड़ा होने लग गया, 1 साल 2 साल 3 साल, अब चुन्नू भी मम्मी पापा के साथ खेत में काम करने लग गया, यस और नो? जब चुन्नू खेत में काम करने लग गया तो जमीन का प्रोडक्शन कितना आया? 4 क्वांटल। कितना केजी हुआ? 400 केजी। क्या अमाउंट पैदा हुआ? 40,000 रुपीज उनको बटे। समझ लगी? अब चुन्नू के 5-6 साल के बाद मुन्नू होगी, चुन्नू की बहन। मुन्नू के होने पे क्या हुआ? जमीन कितनी थी? 4 एकड़। अब मुन्नू भी काम करने लगी, अब 4 लोग एक ही जमीन पे काम कर रहे हैं। भाई उन्होंने गैस कितनी क्वांटिटी बनी? 4 क्वांटल। कितना? 400 केजी। और कितने पैसे कमाए? 40,000 कमाए। क्या चुन्नू मुन्नू के आने से पैसा ज्यादा आया? क्या वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, काम मिले, लेकिन अपनी जमीन पे कर रहे हैं? अपनी जमीन पे काम करने से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा गाइस, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट, अगर तुम्हारे पापा दुकान पे बैठते हैं तो वो दिन पे कोई दिहाड़ी बनाते हैं, यस और नो? पापा दुकान पे बैठते दिन की दिहाड़ी बनाते हैं। अब बेटा भी काम करने लग गया, अब बेटा और पापा दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन जितनी दुकान की इनकम थी वही रही सेम, उनके एडिशन से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला। तो गाइस इस प्रकार की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं डिसगाइज्ड। क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। समझ लगे? यस और नो? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए वर्ड। तो लिखो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जल्दी। जनरली इट इज फाउंड, जनरली इट इज फाउंड, ये कहां पर होगी? डेवलप्ड कंट्रीज में ये देखने को मिलेगा कि अंडर डेवलप्ड? अगर चलो जमीन की बात करें तो हिंदुस्तान जैसी कंट्री जहां पॉपुलेशन बड़ी ज्यादा है, कि अमेरिका जैसे जहां पॉपुलेशन कम है, एरिया ज्यादा है? इंडिया जैसी कंट्री का के एक बाप के बिहार में 10-10 बच्चे हैं, 7-7 बच्चे हैं, जमीन कम हो रही कि ज्यादा हो रही है? क्योंकि उन एक एक का भी आगे एक एक या दो दो होगा। एक पापा था, उसकी जमीन थी कितनी? चलो 4 एकड़, बच्चे कितने पैदा हो गए? 8। कितने कितने एकड़ गई? इनके भी आगे 2 हो गए, कितनी जमीन गई?
हिंदुस्तान में कौन सा एग्रीकल्चर है? इंटेंसिव। इंटेंसिव एग्रीकल्चर वालों में ये हमेशा हरकत देखने को मिलती है कि अब इस 0.25 वाले के 2 बच्चे हो जाएंगे, तुम्हें क्या लगता है वो जमीन में कुछ खा पाएगा? अगर काम भी करेगा पापा के साथ तो क्या बना लेगा? वही रहेगा। दिस इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट गाइस, राइट डाउन। वो कैमरा इधर नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, किसी ने बोला भी नहीं। जनरली इट इज फाउंड इन ओवर पॉपुलेटेड underdeveloped countries. Generally it is found in overpopulated underdeveloped countries and specifically in agriculture sector, and specifically in agriculture sector when the entire family is working in agriculture, when the entire family is working in the agriculture and the number of person working on land, working on corporate, किस पे वर्क कर रही होगी भाई? एग्रीकल्चर पे। when the entire country is working on agriculture and the number of person working on land may be far in excess, उतनी जरूरत ही नहीं, चुन्नू मुन्नू की अगर आए हैं तो कुछ और काम कर लें, पापा के साथ हाथ बटाओगे तो क्या प्रोडक्शन बढ़ गई? नहीं बढ़ी, तो एक किस्म के तुम अनएम्प्लॉयड हो। कौन से? डिसगाइज्ड। द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन लैंड मे बी फार इन एक्सेस ऑफ दोज as the entire family working in agriculture, the number of person working on land may be in far excess of those the actual required to produce the given volume of output, to produce the given volume of output. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो, इट मीन्स marginal productivity to production made by marginal productivity to production made by an additional unit of labor is zero. Marginal productivity to production made by an additional unit of labor is zero. लिख लिया? फॉर एन एडिशनल यूनिट मतलब एक बंदा एक्स्ट्रा डालने से अगर तुम्हारी मार्जिन में भी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई है तो वो जीरो ही काउंट होगा। यस और नो? नेक्स्ट लाइन लिखो, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफ सोसाइटी, such person is unemployed, because he doesn't contribute to output, hence his unemployment remains disguised or hidden. Hence his unemployment remains disguised or hidden. यस और नो? आइडिया लगा कुछ मैं क्या बता रहा हूं सबको? कोई है ऑनलाइन ऑफलाइन जिसको नहीं समझ आया? विनीत, कुछ आइडिया लगा? विनीत,
यस सर। विनीत कोई चीज नहीं समझ आ रही? विनीत तुम्हारा एकेडमिक्स क्या है? नॉन मेड। नॉन मेडिकल? नॉन मेडिकल। नहीं नहीं, अभी जो सब्जेक्ट अभी तुमने लिए हैं ग्रेजुएशन में, व्हाट आर दैट सब्जेक्ट्स? साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश। पोल साइंस हिस्ट्री बहुत सही सब्जेक्ट है, यूपीएससी और जेकेएस के लिए तो बहुत सही है। पोल साइंस और हिस्ट्री पढ़ रहे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा बेस कहीं ना कहीं रेडी हो जाता है, तुम्हें एक थोड़ा एक प्रो मिलेगा। अब गाइस क्लास में, आज की क्लास में मैं इसको इतना ही रखूंगा, मुझे न्यूज़पेपर की कुछ 8 चीजें डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ, ठीक है? तो क्लास को हम यहीं पर रख रहे हैं बिकॉज 6:30 हो गए हैं। तो जल्दी जल्दी मैं थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को ताकि आप उसको भी देख लें। कल बाकी पढ़ेंगे बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग है ये। क्या पढ़ाना था? कल नहीं होंगे? ओके, एक सेकेंड।